हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एडू हब। आई नो योर एग्जाम्स ऑल आर गोइंग एंड आई नो यू मस्ट बी डूइंग प्रिटी वेल। वेरी सॉरी, मैं आप लोगों के एग्जाम के टाइम पे पोस्ट नहीं कर पाई, कुछ भी अपलोड नहीं कर पाई एंड वेरी सॉरी फॉर दैट। बट जिनका भी अभी तक बाकी एग्जाम ऑफ हिस्ट्री, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज टुडेज वीडियो इज ऑन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड एंड विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम योर सिलेबस, राइट। तो इसमें से एक या दो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एंड आज के इस वीडियो में मैंने 4 क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड 4 क्वेश्चंस ऐसे मैंने लिए हैं ताकि आपका जो ये चैप्टर है वो भी एफिशिएंटली कवर हो जाए एंड साथ में कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स भी नीचे मैंने लिखा है, उनको भी मैं डिस्कस करूंगी ताकि इस चैप्टर में से एक टाइप का आपका रिवीजन भी हो जाए और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप देख लो। एंड ये जो जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में आप देखोगे, हम डिस्कस करेंगे, उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है एंड कुछ जो है आपके एनसीईआरटी के पीछे लिखा गया है एंड कुछ जो है मेरे लिए मुझे लगा जो इम्पोर्टेंट है उनको मैंने इसमें डाला है। सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट। हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली क्या डिस्कस करेंगे कि आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे आंसर लिखना है, कैसे आंसर फ्रेम करना है, क्या पॉइंट्स इंक्लूड करना है और कौन से क्वेश्चन जो है कितने नंबर में आ सकता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से आपके पॉइंट्स चेंज होते हैं। सो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे एंड विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 विच इज ऑन जोतेदार्स और जोतदार्स, जो भी आप बोलते हो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, ओके। सो देयर इज वन डेडिकेटेड बेसिकली टॉपिक ऑन दिस जोतेदार्स, द राइज ऑफ द जोतेदार्स इन दिस चैप्टर एंड इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है हम देखेंगे। सो मैंने यहाँ पे और लिखा है बिकॉज जोतदार्स के ऊपर क्वेश्चन जो पूछा गया वैरायटी को शो करने के लिए, ओके। इट इज नॉट ऑप्शनल बट इट्स फॉर वेराइटी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखो, द रईयस केम टू सी द मनी लेंडर्स एज डेवियस एंड डिसीटफुल। ये आपको अटेम्प्ट नहीं करना है बिकॉज दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। ये 2016 में पूछा गया था जब पूरा सिलेबस इंक्लूडेड था, बट अभी जो है इसमें से काफी सारे पार्ट डिलीट किए गए हैं। तो जो डेक्कन राइट है, मनी लेंडर्स है, वो पार्ट डिलीटेड है आपके सिलेबस से, तो ये आपको नहीं करना है। मैंने जस्ट इसको इंक्लूड किया है टू जस्ट लेट यू नो कि ऐसे क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं। हम इसमें देखते हैं जो सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा है, दैट इज जोतेदार्स इनएविटेबली वीकेंड जमींदार्स इन बंगाल बाय द एंड ऑफ द 18th century, गिव आर्ग्यूमेंट्स टू सपोर्ट द स्टेटमेंट। सेकंड है, व्हाई वाज द जोतेदार्स अ पावरफुल फिगर इन मेनी एरियाज ऑफ द बंगाल। सो ये बेसिकली आपको 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। पहले इसको 4 मार्क्स में पूछा जाता था एज पर द पेपर पैटर्न, बट अभी 3 मार्क्स में पूछा जा रहा है बिकॉज पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है, ठीक है। 6 मार्क्स में पूछने के बहुत ज्यादा कम चांसेस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट 99% चांस है कि 3 मार्क्स में ही पूछा जाएगा। एंड अगर 1-2% इधर उधर हो भी गया तो अगर 6 मार्क्स में पूछ भी लिया तो यू कैन राइट ऑन दिस बिकॉज इसमें एनफ जो है कंटेंट आपको मिलेगा। बट 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करके जाओ बिकॉज 3 मार्क्स में ही इसको पूछा जाता है। दिस इज अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसको आपको कैसे लिखना है, तो कोई भी क्वेश्चन आया इस टॉपिक में से आपको स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन से। सो इट इज ऑप्शनल कि आप इंट्रोडक्शन दो या ना दो इन अ 3 मार्क्स क्वेश्चन बिकॉज 6 मार्क्स में तो चलो सही लगता है, बट 3 मार्क्स है तो यू कैन गिव और यू कैन ऑल्सो स्किप दिस। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें फ्रांसिस बुकानन के बारे में लिखना है, उनकी जो सर्वे थी उसके बारे में। वाई? बिकॉज फ्रांसिस बुकानन कौन थे? पहली बात तो ये एक फिजिशियन थे जो बंगाल मेडिकल सर्विस में उन्होंने सर्व किया था, वो कैलकाटा आए थे। एंड फ्रांसिस बुकानन के सर्वे में ना जोतेदार्स का बहुत एक वाइड डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सो अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बुकानन सर्वे देयर इज अ क्लास ऑफ रिच पीजेंट्स, ठीक है, रिच पेजेंट्स who are known as जोतेदार्स। तो सबसे पहला लाइन आपको यही लिखना है, दे वर द क्लास ऑफ रिच पीजेंट्स हु आर नोन एज जोतेदार्स, ठीक है। मैंने ये आपको शॉर्ट में लिख के दिखाया, आपको जो एक फुल सेंटेंस इसके ऊपर लिखना है सबसे पहले, ठीक है। सो ये इंट्रोडक्शन में आप शॉर्ट से लिख दोगे, काफी सही रहेगा अगर आप ये लिखोगे। एंड उसके बाद आप चाहे तो ये भी लिख सकते हो कि उनके पास जो है हजारों एकर्स की जमीन होती थी, काफी सारे, और उसके बाद उनका जो कंट्रोल किस में होता था, ट्रेड में, मनी लेंडिंग में, इन सारे जगहों पे इनका
ज्यादा कंट्रोल और पावर होता था. सो बेसिकली शोज दैट दे आर रिच पेजेंट्स एंड दे आर पावरफुल. ओके, सो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, जिसमें आपको बस एक लाइन लिखनी है कि इन दी फ्रांसिस बुकानन सर्वे ऑफ दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ बंगाल वी हैव अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस क्लास ऑफ रिच पीजेंट्स नोन एज जोतेदार्स. ओके, अब कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे आप देख लो, दे वर इनएविटेबली वीकेंड दी जमींदार्स इन बंगाल बाय द 18th सेंचुरी. ओके, या फिर जोतेदार्स इज अ पावरफुल फिगर इन मेनी एरियाज. तो पावरफुल कैसे बने, तो इसी में हमें दिखाना है कि वो जमींदार से ज्यादा पावरफुल कैसे बने. ठीक है, तो बेसिकली यही है, कुछ भी आ जाए आपको सेम चीजें ही लिखनी है ऑलमोस्ट. सो उसके बाद आप एक हेडिंग दे सकते हो, दैट इज द राइज ऑफ जोतेदार्स. ओके, या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इस हेडिंग को चेंज कर सकते हो. ठीक है, या फिर पावर जो जोतेदार एज अ पावरफुल फिगर, या फिर जोतेदार राइज ऑफ जोतेदार, जैसे भी आपको क्वेश्चन में आए उसके अकॉर्डिंग आप ये हेडिंग लिखना, बट कंटेंट ऑलमोस्ट सेम रहेगा. सो फर्स्ट आपको लिखना है दे आर द रिच पेजेंट्स बिकॉज दे हैव सेवरल थाउजेंड एकर्स ऑफ लैंड. उसके बाद इनका जो पावर और कंट्रोल होता था, ठीक है, पावर एंड कंट्रोल इन मनी लेंडिंग वगैरह, आपको ये सारा चीज लिखना है. ठीक है, एंड दे ऑल्सो एक्सरसाइज मैसिव पावर ऑन द पुअर कल्टिवेटर्स ऑफ दैट रीजन. ठीक है, और पुअर कल्टिवेटर्स भी आप इसमें इंक्लूड कर देना. तो देखो बेसिकली जोतेदार्स कौन थे, दे वर रिच पेजेंट्स. पेजेंट्स थे वो पहले, और जो रिच पेजेंट्स हो गए, ठीक है, वो क्या हो गए, जोतेदार. जमींदार कौन थे, दे वर बेसिकली द लैंड होल्डर्स, जो जिनके पास लैंड जमीनें होती थी और वो अर्बन एरियाज में रहते थे. बट ये जोतेदार्स तो खुद भाई पेजेंट थे. ठीक है, वो अमीर हो गए. अब वो रहते वो गांव में ही है, रूरल एरिया में ही रहते हैं. सो इसलिए रूरल एरिया में इनका जो पावर है बहुत ज्यादा बढ़ता गया, बिकॉज पीपल एबल टू कनेक्ट विद देम. जो वहाँ के कल्टिवेटर्स या फिर जो वहाँ के पेजेंट्स होते थे उनसे ज्यादा रिलेट कर पाते थे, उनको ज्यादा देखते थे, तो उन्हीं को ज्यादा मानते थे. ओके, अब इनके जो लैंड में पता है क्या होता था, इनका जो लैंड होता था इनके पास, उसमें शेयर क्रॉपर्स काम करते थे. ठीक है, तो आप ये चीज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो. दिस इज ऑप्शनल, अगर नहीं भी करोगे तो चलेगा. शेयर क्रॉपर्स यहाँ पे काम करते थे. शेयर क्रॉपर्स कौन होते हैं, जो अपना प्लाव वगैरह लेके आते हैं, जमीन वगैरह खोदते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, और उसमें से जितना भी हार्वेस्ट होता है, प्रोडक्शन होता है, उसका आधा हिस्सा वो जोतेदार्स को देते हैं, बाकी वो खुद रख लेते हैं. ओके, सो ये बेसिकली शेयर क्रॉपर्स होते हैं जो दूसरों की जमीन में आके काम कर रहे हैं. सो ये होता था इनके यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद लिखना है जमींदार्स के बारे में, कि जमींदार्स और इनमें क्या डिफरेंसेस वगैरह था. सो पावर ऑफ जोतेदार वाज मोर इफेक्टिव देन दी पावर ऑफ जमींदार्स, बिकॉज वो विलेज में रहते थे या फिर रूरल एरिया में रहते थे. तो जमींदार्स थे वो कहाँ रहते थे, अर्बन एरिया. बिकॉज जोतेदार्स कहाँ पे रहते थे, विलेज में रहते थे, तो वो डायरेक्ट कंट्रोल कर पाते थे लोगों पे. वहां के जो पुअर पीपल है विलेज में, उनके ऊपर वो डायरेक्ट कंट्रोल कर पाते थे. सो विलेज और रूरल एरियाज में जोतेदार्स रहते थे, जिसकी वजह से ही कैन डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द पुअर पीजेंट्स. ठीक है, तो ये चीज आपको मेंशन करना है. दिस इज नंबर 1 पॉइंट. अगर ये क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको अभी ये वाला क्वेश्चन दिखाया ना कि वीकेंड, ये वाला क्वेश्चन, जोतेदार इनोवेटिवली वीकेंड दी जमींदार्स इन बंगाल बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी. तो आपको यही सब लिखना है इसमें. ओके, तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये बन गया. 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. फर्स्ट पॉइंट हमारा ये बन गया. सेकंड पॉइंट में हमें क्या बताना है, सेकंड पॉइंट में ये बताना है कि जो भी जमींदार का काम होता था, जमींदार का काम क्या होता था, रेवेन्यू कलेक्ट करना अपने स्टेट से, बिकॉज परमानेंट सेटलमेंट उस टाइम पे चलता था. और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है कि इनको सिलेक्ट किया था, जमींदार्स को उन्होंने सिलेक्ट किया था कि वो जाके स्टेट से, उनको एक स्टेट दिया जाता था जिनको महल भी बोलते हैं. ठीक है, तो बेसिकली वो गांव में जाके क्या करते थे, अपना रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उनसे, और उनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो है किसको देना पड़ता था, ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था. तो जमींदार क्या करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे अपने स्टेट से, एंड उनको ये काम करने के लिए ये बाधा उत्पन्न कौन करते थे, जोतेदार. ठीक है, तो बेसिकली अब ये देख लो, पहली बात तो वो गांव में रहते थे इसलिए डायरेक्ट कंट्रोल उनका था. दूसरा, अगर जमींदार आके अपना काम भी कर रहे हैं तो उसको अपना काम नहीं करने देते थे. थर्ड पॉइंट आपको ये लिखना है कि जब जमींदार जो है एक सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ब्रिटिशर्स को नहीं दे पाते थे, तब उनका जो वो स्टेट था,
ठीक है। अब परमानेंट सेटलमेंट आपने पढ़ा होगा, परमानेंट सेटलमेंट ये था, सनसेट लॉ आपने पढ़ा होगा, सनसेट लॉ में ये था कि शाम मतलब सूरज ढलने से पहले अगर आपने फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ब्रिटिशर्स को नहीं दिए तो आपका जो वो लैंड है, आपका जो स्टेट है, वो क्या हो जाएगा, ऑक्शन हो जाएगा। ऑक्शन में खरीदने वाले कौन होते थे, जोतदार, ठीक है। तो कभी कभी, नॉट कि ये हर बार जाके खरीदते थे, ऐसा भी नहीं था, हर बार नहीं खरीदते थे, बट कभी कभार ये देखा जाता था कि जो खरीदने वाले हैं, जो बिडर्स है ऑक्शन में जो स्टेट को खरीदने वाले होते थे, वो जोतदार देखे गए हैं, ठीक है। सो बेसिकली जब स्टेट्स ऑफ द जमींदार जब ऑक्शन होते थे और वो फेल कर मतलब वो नहीं दे पाते थे अपना रेवेन्यू, तब वो ऑक्शन किया जाता था उनके उन स्टेट को, और वो खरीदने वाले ज्यादातर जोतदार होते थे, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आपको ये लिखना है, दैट इज इट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि उनके पावर के बारे में लिखना है, तो आप ये चीज लिख देना और लास्ट में कंक्लूजन में लिख देना, ठीक है, कि वो कैसे इन चीजों के कारण वो पावरफुल थे। दस दे वर मोस्ट पावरफुल इन द नॉर्थ बंगाल, ठीक है। ऑल्दो रिच पीजेंट्स एंड विलेज हेडमैन वेर एमर्जिंग एज अ कमांडिंग फिगर्स इन दिस कंट्री साइड। तो आप कंक्लूजन में बेसिकली कंक्लूड कर देना कि हाँ, नॉर्थ बंगाल में ये ज्यादा जो है एज अ पावरफुल फिगर एमर्ज हो रहे थे, ठीक है। इनको हावलादार्स भी बोला जाता था, इनको गंतीदार्स भी बोला जाता था, ये चीज भी आप मेंशन कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए जोतेदार से, आपको यही चीज लिखनी है घुमा फिरा के, ठीक है। इंट्रोडक्शन, एक शॉर्ट सी बॉडी, राइज ऑफ द जोतेदार्स, या फिर कोई भी आप एज पर द क्वेश्चन आप चेंज कर सकते हो, और उसके बाद कंक्लूजन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। कोई भी डाउट है तो आप नीचे पूछ सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है फिफ्थ रिपोर्ट के बारे में, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है, एंड इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकता है, बट इसका आंसर आपको घुमा फिरा के एक ही देना है। तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द आर्ग्यूमेंट्स एंड एविडेंसेस ऑफर्ड बाय द फिफ्थ रिपोर्ट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनक्रिटिकली, ठीक है। सो बेसिकली बच्चे इसमें थोड़ा सा मतलब उस कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको लिखना क्या है। तो देखो, लास्ट में ना आपको इसमें बस क्रिटिकल एनालिसिस करना है, इसमें बस यही है। तो आपको फिफ्थ रिपोर्ट ही लिखना है, बट इसका क्रिटिकल आपको ये बताना है कि क्यों इसको हम बिना क्रिटिक्स के इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो मतलब इसके काफी सारे क्रिटिक्स बन सकते हैं, इसलिए ओके। सो हम इसको डिस्कस करते हैं, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज नाउ। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फिफ्थ रिपोर्ट बिकेम द बेसिस ऑफ इंटेंस डिबेट इन इंग्लैंड में जो है ये रिपोर्ट की वजह से काफी इंटेंस डिबेट हुआ, क्यों हुआ। तो इसमें भी आपको फिफ्थ रिपोर्ट ही लिखना है, ओके। उसके बाद डिस्क्राइब द फिफ्थ रिपोर्ट प्रोड्यूस बाय सिलेक्ट कमिटी ऑन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1813 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। सो आपको बताना है फिफ्थ रिपोर्ट के बारे में अगेन, एंड क्रिटिकली इवेल्युएट द सिग्निफिकेंस एंड शॉर्टकमिंग्स ऑफ फिफ्थ रिपोर्ट। देखो, ये 3 मार्क्स एंड 6 मार्क्स बोथ इन दोनों में ही पूछा जा सकता है। सो बेटर यू प्रिपेयर फॉर 6 मार्क्स, ताकि 6 मार्क्स का अगर आप प्रिपेयर करके जाओ तो 3 मार्क्स में भी आ जाए, सो यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इजीली, ओके। तो बेसिकली ये दोनों में ही, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में ही पूछा जा सकता है। सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट, और मैं आपको उसी हिसाब से बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले अगर 6 मार्क्स का आ जाए तो इंट्रोडक्शन से शुरू करना है, एंड अगर 3 मार्क्स का भी आ जाए तो सेम, या फिर ऑप्शनल भी है, अगर आप चाहो और ना चाहो दोनों में आपके पास चॉइस है, आप इंट्रोडक्शन यूज करो या ना करो, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन में बेसिकली हमें इसको डिफाइन करना है कि बेसिकली फिफ्थ रिपोर्ट है क्या, और कब ये जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखा गया, पेश किया गया, और इसमें कितने पेजेस थे वगैरह वगैरह, जो डिटेल्स है आपको इंट्रोडक्शन में लिख देना है, ठीक है। एंड अगर 3 मार्क्स का आ गया सो आप इंट्रोडक्शन को नेग्लेक्ट कर सकते हो और डायरेक्ट लिख सकते हो इन चीजों के बारे में, ठीक है। सो देखो, आप इसमें बता सकते हो कि कैसे क्या फिफ्थ रिपोर्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक डिफाइन कर दो इसको, ठीक है। डेफिनेशन में अगर आप डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे वो भी मैं बता देती हूँ आपको। ये फिफ्थ ऑफ अ सीरीज ऑफ रिपोर्ट है ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। सो बेसिकली देखो, आपको एक चीज मैं क्लियर कर देती हूँ, हमारे बंगाल में रूल किनका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, विच इज अ कंपनी, ठीक है। ये कंपनी है, ये गवर्नमेंट नहीं है। सो आप सोचो, ब्रिटेन में या फिर इंग्लैंड में कितनी सारी कंपनीज होंगे, राइट, कितने प्राइवेट ट्रेडर्स होंगे। तो बेसिकली ये कंपनी का रूल चल रहा था। अब वहां पे जो इंग्लैंड में रहते थे ना, उनको मच गई चुल, क्योंकि
वो सोच रहे थे कि यार इनकी तो मोनोपोली लगी हुई है जिसकी वजह से हम ट्रेड नहीं कर पा रहे इंडिया से, ठीक है। और क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये सारे मजे रहे, क्योंकि वही इसमें रूल कर रहे हैं, वही मोनोपोली लगाए बैठे हैं, इंडिया से ट्रेड कर रहे हैं, सो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर देम ऑल्सो। सो भाई वहां पे जो लोग थे ना उनको भी करना था यहाँ से ट्रेड, इंडिया के साथ ट्रेड करना था, बट वो नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है मोनोपोली लगा हुआ था, जो कि एक रॉयल चार्टर के थ्रू इनको मोनोपोली मिली हुई थी। सो इस वजह से जो है वो बहुत क्रिटिसाइज करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ये कहते थे कि ये करप्शन करते हैं, ये लालची है, करप्शन करते हैं, इनका एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है, मैल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो जिसकी वजह से एक सिलेक्ट कमेटी बिठाई गई, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ सिलेक्ट कमेटी, जो कि आपके क्वेश्चन में भी था, राइट, अभी मैंने आपको दिखाया क्वेश्चन में भी था। तो सिलेक्ट कमेटी बिठाई गई, इनके जो ऑफिशियल्स थे ये एक रिपोर्ट पेश करते थे, और उसमें से जो 5वां रिपोर्ट था वही है 5th रिपोर्ट, ठीक है, जो 1813 में पेश किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने। सो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपको थोड़ा सा, मतलब सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, आपको 5th रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा लिखना है कि दिस इज द 5th ऑफ अ सीरीज ऑफ रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन। सो इसकी दो चीज है, एडमिनिस्ट्रेशन, एक्टिविटीज, ठीक है। सो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्टिविटीज और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो भी रिपोर्ट दिया गया था वो ही क्या कहते हैं 5th रिपोर्ट, ठीक है। सबमिट कब किया गया था, सबमिटेड इन 1813, ठीक है, कहाँ पे, ब्रिटिश पार्लियामेंट। सॉरी, अब मेरी राइटिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब आ रही है, बट ऐसी है नहीं, बट स्टिल आई एम राइटिंग इन हरी, सो ऐसा आ रहा है। बट आप समझ जाओगे ये एक स्ट्रक्चर है जो डिफाइन करने के लिए काफी है, आप इतना डिफाइन कर सकते हो। अगर 6 मार्क्स में आ गया, 3 मार्क्स में आ गया, तो आप इसको इंट्रोडक्शन आप हेडिंग बिना डाले ही ये सब लिख देना, ठीक है। सो ये सब चीजें हैं डेफिनेशन में, आई होप आपके लिए क्लियर है। उसके बाद आप एडिशनली ये भी लिख सकते हो, इसमें 1002 पेज थे, जिसमें से 800 पेजेस किसके ऊपर थे, जो भी पिटिशंस थे, ओके, रिपोर्ट्स थे, रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर जो रिपोर्ट्स थे, स्टैटिस्टिक्स थे, कितने रेवेन्यू कलेक्ट हुए, एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था बंगाल एंड मद्रास का, वो था, एंड बाकी यही सारी चीजें थी, डिफरेंट कलेक्टर रिपोर्ट्स थे कलेक्टर्स के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के, ठीक है। सो उन्हीं सब चीजों में बेसिकली ये 800 पेज भर गया था। सो 800 पेज कंप्राइजेस ऑफ अपेंडिसेस, ओके, जिसमें पिटिशंस, रेवेन्यू कलेक्टर्स के रिपोर्ट, कलेक्टर्स ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के रिपोर्ट, स्टैटिस्टिक्स, यही सारी चीजें भरी हुई थी। 1002 पेज में 800 पेज इन्हीं चीजों से भरी हुई थी, ठीक है। सो ये चीजें आपको मेंशन करनी है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन पूछा है, बेसिकली देखो ये वाला क्वेश्चन जो पूछा है इंटेंस डिबेट वाला, इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है, बिकॉज डिबेट हुआ था, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, वही चीजें आपको लिखनी है, और आपके बुक में भी क्लियरली ये वर्ड मेंशन है कि वहां पे डिबेट हुआ था। सो मिड 1760s में ना इनके एक्टिविटीज पे क्लोजली ध्यान रखा गया और बहुत ज्यादा डिबेट हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी में। सो मैंने जैसे कि अभी आपको बोला कि इनको मोनोपोली मिली हुई थी, बाकी जो लोग थे इनसे जो है नाखुश थे, वो कह रहे थे कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिसरूल कर रहे हैं, मैल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो करप्शन कर रहे हैं, वो ग्रीडी है, उनकी मोनोपोली लगी हुई है, एंड ये सब चीजें ना उस टाइम पे वाइडली जो है प्रेस में छप भी रही थी उस टाइम में, ठीक है। सो ये सारे डिबेट आपको लिखना है अगर पूछा गया, ठीक है। सो अगर डिबेट मेनली पूछा गया तो आप डिबेट पे ये फोकस करके बताओगे, ठीक है। अगर डिबेट नहीं पूछा गया, 3 मार्क्स में पूछा गया, तो आप इन दोनों चीजों को बता सकते हो, उसके बाद क्रिटिक्स बता सकते हो, ठीक है। एंड अगर डिबेट पूछा गया तो आपको डिबेट में ये सारी चीजें लिखनी है जो मैंने अभी आपको बताया, ओके। एंड इसकी वजह से जो है इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई टू लुक क्लोजली इनटू देयर एक्टिविटीज, और उनके एक्टिविटीज और एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत क्लोजली नजर रखने के लिए एक कमेटी बिठाई गई, दैट इज सिलेक्ट कमेटी बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। सिलेक्ट कमेटी बिठाई गई जो इनके ऊपर रिपोर्ट्स लिखती थी, इनके एडमिनिस्ट्रेशन और एक्टिविटीज के ऊपर, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिबेट, कि डिबेट वहां पे क्यों चल रहा था उनके ऊपर। बट अब लोग कहते हैं, रिसर्चर्स कहते हैं कि इस रिपोर्ट को हम बिना क्रिटिक्स के जो है नहीं ले सकते, नहीं अडॉप्ट कर सकते। व्हाई? सो क्रिटिक्स में बस आपको 2 पॉइंट लिखनी है। एक तो है, देखो इसको हम बिना क्रिटिक्स के नहीं ले सकते, बिकॉज ये जो मैल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इतना बोल रहे थे ना, ये मेनली किस चीज को एग्जैजरेट कर रहे थे,
ये एग्जैजरेट करना चाहते थे उनके मैल एडमिनिस्ट्रेशन को, बिकॉज वो दिखाना चाहते थे जो ट्रेडिशनल जमींदारी सिस्टम है वो कैसे कोलैप्स हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कोलैप्स ऑफ जमींदारी सिस्टम वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ये इंटेंशन थी। सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे जमींदारी होगा, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। सो वो दिखाना चाह रहे थे कि देखो भाई इनका जो जमींदारी सिस्टम है कैसे कोलैप्स हो रहा है, ठीक है, तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल खराब है, तो ये वो एग्जैजरेट करना चाहते थे। सेकेंड पॉइंट पे आप लिख देना कि हम देख सकते हैं कैसे उनका जो स्केल था या फिर जो भी जमींदारी सिस्टम, ये उस टाइम में जमींदारी सिस्टम कोलैप्स हो रही थी, उनसे जमीनें छिन रहे थे, परमानेंट सेटलमेंट हमने देखा, ऑक्शन हो रहे थे, जमीन छीन रही थी, बट उन्होंने कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया, ठीक है, उन्होंने कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया, अपने आप से बता दिया कि यार देखो इतनी इनकी हालत कितनी खराब है, ठीक है। तो ओवर एस्टिमेशन आप यहाँ पे बोल सकते हो, ओवर एस्टिमेशन ऑफ द लैंड दे आर लूजिंग, ठीक है, उन्होंने ओवर एस्टिमेट कर लिया था, बिकॉज हम देख रहे थे कि यार भाई जमींदार भी कैसे अपने जमीनों को ले रहे थे, वो अपने ही एजेंट को भेज रहे थे ऑक्शन में, ठीक है, बेनामी से खरीद रहे थे। सो काफी ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि यस उनका भले ही कोलैप्स हो रहा था, बट दे ओवर एस्टिमेट या फिर एग्जैजरेटेड द कोलैप्स ऑफ जमींदारी ट्रेडिशन। बस आपको क्रिटिक्स में यही बताना है। सो दिस इज ऑल अबाउट फिफ्थ रिपोर्ट। आई होप आपको इतना क्लियर है। 3 मार्क्स में आया तो 2 डेफिनेशन दे देना, एक कितने पेजेस है और डिफाइन कर देना इसको फिफ्थ रिपोर्ट है क्या, और क्रिटिक्स बता देना, और डिबेट भी पूछ लिया गया तो डिबेट भी लिख देना, और सिलेक्ट कमिटी प्लीज मेंशन करना, ठीक है। मैं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसमें थोड़े एम्फेसाइज करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पहाड़ीज एंड संथाल्स वाला टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2016 में ये पूछा गया है ये क्वेश्चन, एंड ये बेसिकली लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या है, द बैटल बिटवीन हो एंड प्लाउ वाज अ लॉन्ग वन एंड सब्सटेंशिएट द स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द संथाल्स एंड पहाड़ीज ऑफ राजमहल हिल्स ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। एंड इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, पहाड़ीज एंड संथाल्स, ऑलमोस्ट सेम चीज आपको लिखनी है, बस क्वेश्चन के हिसाब से देख लेना क्या ज्यादा पूछा गया है, तो उस पर ज्यादा फोकस करके आपको लिखना है, ठीक है। इसमें बेसिकली जो बैटल है संथाल्स और पहाड़ीज के बीच में वो आपको बताना है। सो लेट्स सी इट्स आंसर, इसको आंसर कैसे करना है देखते हैं। सो हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से, ओके, इसको लॉन्ग शॉर्ट कैसे भी पूछा जा सकता है, सो इंट्रोडक्शन से शुरू करने इज बेटर वे। सो इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे और आपको यहाँ पे बताना है पहाड़ीज कौन है, संथाल्स कौन है, ठीक है। सो पहाड़ीज बेसिकली अगेन आपको शुरू करना है फ्रांसिस बुकानन से। आप एक शॉर्ट सा लाइन लिख देना, फ्रांसिस बुकानन के सर्वे में उन्होंने राजमहल हिल की बात की थी, ठीक है, कि थोड़ा सा उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था कि वो इम्पेनिट्रेबल है, और वहाँ के जो लोग हैं हॉस्टाइल है, उनको देख के थोड़ा हॉस्टाइल हो जाते हैं। सो फ्रांसिस बुकानन की इस अकाउंट के बारे में थोड़ा सा बात करना, ओके। तो यहाँ पे मैं एक लिख देती हूँ फ्रांसिस बुकानन अकाउंट, इसके बारे में एक लाइन लिख देना। उसके बाद आप बताना जो भी हिल फोक है, जो पहाड़ी में रहते हैं, जो राजमहल हिल में रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पहाड़ीज। सो पहाड़ीज बेसिकली मीन हिल फोक, ठीक है। सो आपको ये इंट्रोडक्शन में लिखना है, okay. So pahadis were basically hill folk who were known as pahadis and they live around the राजमहल हिल्स। वो राजमहल हिल्स के वहां पे रहते थे। बेसिकली वो क्या करते थे, वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे वहां पे, ठीक है। सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे जिसका सिंबल है हो, ओके। सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे जिसका सिंबल है हो। सो दे वर रिप्रेजेंटेड बाय, सॉरी, सो दे वर रिप्रेजेंटेड बाय हो, ठीक है, HOE हो। एंड जो संथाल्स है, बिकॉज दे अडॉप्टेड एग्रीकल्चर, सो उनको, और एग्रीकल्चर को कैसे दिखाया जाता था, एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन को कैसे दिखाया जाता था, थ्रू दी प्लाव, ठीक है, जिससे वो एग्रीकल्चर करते थे। सो प्लाव सिंबलाइजेस संथाल्स, एंड जो हो है ये किसको सिंबलाइज करते थे, पहाड़ीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में आप ये लिख दोगे कि पहाड़ीज कौन थे, संथाल्स कौन थे, उनका सिंबल क्या था, किसका कौन सा सिंबल था, ठीक है, ताकि ये वाला क्लियर हो जाए कि हो क्या है और प्लाव क्या है। हो किसको शो करते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को, और प्लाव किसको शो करते हैं, कल्टीवेशन को। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन पोर्शन, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा गया है कि देखो, द बैटल बिटवीन द हो एंड द प्लाव वाज ए लॉन्ग वन, सब्सटैंशिएट दिस आंसर विथ रेफरेंस। सो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको पहाड़ीज के बारे में लिखना है यहाँ पे, ओके। पहाड़ीज के बारे में क्या लिखना है,
ये मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा उनके बारे में लिख देना कि वो क्या करते थे। वो हंटिंग गैदरिंग करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, फूड गैदरर्स थे, चारकोल जो है चारकोल प्रोड्यूसर्स थे, ठीक है, यही सब वो करते थे। और जो है उनके चीफ जो थे, उनकी यूनिटी को मेंटेन करने का काम करते थे। कोई भी अगर फ्यूड वगैरह हो गया, झगड़ा हो गया, तो उसको सुलझाना, निपटाना, ठीक है, और सबको एक साथ मिल जो सबको है एक साथ रख के चलना, ठीक है, सबको एक साथ यूनाइटेड रख के चलना। और बेसिकली उनके पास वो प्रोडक्शन इतना नहीं कर पाते थे, तो जो भी नीचे जो पहाड़ के नीचे जो भी विलेजेस वगैरह थे, जो भी सेटल एरियाज थे, वहां पे वो रेड मारते थे और खाना वाना जो भी उनको लेना होता था वो लेके आते थे, जिसकी वजह से जो है वहां के लोग जो जमींदार वगैरह होते थे ना, उनको उनसे जाके पीस खरीदना पड़ता था, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी यूनिक, आप सुनोगे यूनिक चीज है, पीस खरीदना पड़ता था। कैसे? उनको एक एनुअल जो है उनको एक कुछ पे करना पड़ता था, एक रेगुलर ट्रिब्यूट पे करना पड़ता था उनके चीफ को, ताकि वो अपना पीस पा सके, ठीक है, ताकि वो रेड ना करे, हल्ला गुल्ला मत ना करे, तो इसलिए वो पीस खरीदते थे। ओके, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा शॉर्ट में लिखना है, ये सारी चीजें वो लिखना है। उसके बाद आपको तो पहले तो थोड़ा सा आपको इसका इंट्रो लिखना है। ओके, पहाड़ीज में वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, चीफ्स वगैरह वो लिख सकते हो आप। और उसके बाद आपको लिखना है कि ब्रिटिशर्स का, ठीक है। सो ब्रिटिशर्स का ये था कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ये जो है एग्रीकल्चर करे, कल्टीवेशन करे, ठीक है, ताकि उनको भी एक रेवेन्यू मिलता रहे, ठीक है। तो इसलिए वो चाहते थे और वो उनको कंट्रोल करना चाहते थे, बेसिकली उनको कंट्रोल करना चाहते थे, उनको सबड्यू करना चाहते थे। तो डेस्परेटली उन्होंने ट्राई किया उनको कंट्रोल करने का, ताकि उनको सबड्यू करने का, ताकि वो एक कल्टीवेशन करे, बट उन्होंने किया नहीं। तो कंट्रोल करना चाहा और जब कंट्रोल नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया, उनको मारा, ठीक है, बेसिकली हंटिंग बेसिकली उनको मारा। और उसके बाद एक पॉलिसी आई, पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन आई, जहां पे उन्होंने बोला कि हम तुम्हें एक एनुअल अलाउंस देंगे और तुम जो है अपने लोगों को कंट्रोल करोगे, चीफ को बोला, बट उन्होंने नहीं माना। तो ये सारी कहानी आपको लिखनी है। पहले तो आपको लिखना है पहाड़ीज कैसे रहते थे, क्या होता था। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने चाहा कि वो करे, वहां पे जो है वो कल्टीवेशन वगैरह करे, बट उन्होंने नहीं किया। वो उनको कंट्रोल करना चाहते थे, जब वो कंट्रोल में नहीं आए तो उनको मारने लगे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो बहुत ज्यादा पीछे चले गए, वो पहाड़ जंगलों के बहुत ज्यादा अंदर चले गए, फॉरेस्ट के अंदर चले गए, पहाड़ी के अंदर चले गए। और जो भी अगर कोई व्हाइट मैन आता था तो उनको वो सस्पिशन से देखते थे। तो इन्हीं की ये स्टोरी थी। उसके बाद आए संथाल्स, ठीक है। तो अब आपको संथाल्स के बारे में लिखना है। संथाल्स में आपको क्या लिखना है, ये 1780s के टाइम पे कब आए थे बंगाल में, ठीक है। तो वो जंगल महल में थे और उनको जो है जमींदार लेके आए थे ताकि वो कल्टीवेशन कर सके। और वो पहाड़ीज की तरह प्रिमिटिव नहीं थे, ठीक है, वो राजी थे कि हम कल्टीवेशन करेंगे, हम सेटल होंगे। तो इनको राजमहल हिल के फुटहिल्स में जो है एक पीस ऑफ लैंड दिया गया, एक एरिया ऑफ लैंड दिया गया, जिसको हम कहते हैं दामिन इको, ठीक है। सो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 1832 में, ठीक है, 1832 में इनको एक लैंड दिया गया जिसको नाम दिया गया है दामिन ई को, ठीक है। सो ये चीज आपको याद रखनी है, इनको एक लैंड दिया गया और वो जो है उसमें क्या होता था, 10 साल के अंदर 1/10 ऑफ द एरिया में उसको कल्टीवेशन करना था और उनको बेसिकली कल्टीवेशन और क्लियर करके कल्टीवेशन करना था लैंड में, यही था। ओके, एंड वो मान गए। सो उनकी गांव जो है और बढ़ती गई, वो सेटल्ड हो गए। और ऑन द अदर हैंड अगर हम पहाड़ीज को देखें, वो प्रिमिटिव रह गए, वो अभी भी एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना पड़ता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने के लिए, और उनके पास कोई सेटलमेंट नहीं है, वो बस वैसे ही जंगल के और पीछे चले गए, ठीक है। सो ये बेसिकली आपको ये चीज कंट्रास्ट जो है दिखाना है। तो इतना ही है इस क्वेश्चन में। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, आपको संथाल के बारे में बताना है, पहाड़ीज के बारे में बताना है। और ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे बैटल, बैटल मतलब यही कि पहाड़ीज चाहते थे वो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही करे, वो कल्टीवेशन नहीं करना चाहते थे, एग्रीकल्चर नहीं करना चाहते थे। बट प्लाउ जो है मीन्स जो संथाल्स को रिप्रेजेंट करते थे, दे वर रेडी टू डू दैट, एंड ड्यू टू दैट देयर विलेजेस ऑल्सो स्टार्टेड टू गेट लार्जर, दे स्टार्टेड टू एक्सपैंड, एंड उसके बाद जो है वो सेटल भी हो गए,
उनके पास एक जरिया था प्रोडक्शन का। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। आई होप ये क्लियर। अगर 6 मार्क्स में आता है तो आप ऐसे लिख सकते हो। कंक्लूजन में आप ये डाल देना कि लास्ट में यही हुआ कि जो संथाल्स है वो सेटल्ड हो गए, दे स्टार्टेड टू एक्सपैंड, देयर विलेजेस एक्सपैंडेड, बट जो पहाड़ीज है दे रिमेन प्रिमिटिव एंड दे ओनली डू शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे हैव नो परमानेंट सेटलमेंट एंड इसकी वजह से ये कॉन्ट्रास्ट जो है हमें पहले से देखने को मिला है। ठीक है, सो आप कंक्लूजन में सिंपली ऐसे कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो इस क्वेश्चन में इतना ही आपको बताना है, और कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो यही बताना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय द जमींदार टू रिटेन कंट्रोल ओवर द जमींदारीज। ये 3 मार्क्स में ही आएगा आपका। ओके, पहले 4 मार्क्स में आया करता था, बट अभी 3 मार्क्स में ही आएगा बिकॉज पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। बहुत इजीली आप तीनों चीजें लिख सकते हो। मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगी इसका आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल, उनके पास जो लैंड होती थी ना, जो स्टेट होती थी, वो अपने मदर के नाम पे करवा देते थे, वो मदर के नाम पे ट्रांसफर करा देते थे, बिकॉज जो वेमेन के नाम पे जो प्रॉपर्टी थी वो कोई ले नहीं सकता, तो इसलिए वो मदर के नाम पे कर देते थे, वाइफ के नाम पे कर देते थे, ताकि उनसे वो जमीन नहीं ले पाए कोई। ठीक है, सेकेंड चीज ये थी, जब भी उनका लैंड ऑक्शन के लिए जाता था ना, अब देखो क्या होता था, जमींदार है उनको अपनी जमीन ऑक्शन पे डालना है, बिकॉज वो अपना रेवेन्यू नहीं दे पाए एक सर्टेन टाइम तक। ठीक है, सो ऑक्शन पे डाल दिया जाता था। अब ये ऑक्शन पे खरीदने के लिए बिडर्स आएंगे। ठीक है, और इसमें ये केस था कि जो सबसे ज्यादा बिड करेगा उसी को वो जमीन मिलने वाली है, उसी को वो स्टेट मिलने वाली है। अब बिडर्स कौन होते थे? एजेंट्स। ठीक है, एजेंट्स किसके? एजेंट्स या फिर उनके अंडर काम करने वाले एजेंट्स किसके? जमींदार के। ठीक है, अब देखो जमींदार के ही एजेंट्स गए हैं क्या करने के लिए? ऑक्शन में पार्ट लेने के लिए। अब ये एजेंट्स क्या करते थे ना, ये सबसे ज्यादा हाई बीड करते थे। ठीक है, अब हाई बीड करने की वजह से क्या होता था, इनको ये जमीन मिल जाती थी, बट बाद में जब पैसा देना होता था, जितनी उन्होंने बोली लगाई है उतना जब पैसा देना होता था वो नहीं देते थे। ठीक है, मतलब वो नहीं देते थे, वो बस ऐसे ही वो बिड लगा देते थे। ठीक है, तो फिर से ये ऑक्शन में चली गई, तो अब ये बिड नहीं दे पाए तो दोबारा ही ऑक्शन में गए। ठीक है, अब दूसरी बार क्या हुआ, दूसरी बार भी इनके एजेंट ने ही खरीदा और दूसरी बार भी इन्होंने पैसे नहीं दिए, फिर एजेंट के पास फिर ऑक्शन में गया, फिर उन्होंने पैसे नहीं दिया। सो ऐसे करके एक सर्कल चलता था, और लास्ट में क्या होता था, जब ये कोई भी नहीं खरीदता था ना इस स्टेट को, तो इसको कम दाम में बेच दिया जाता था, जो कि जमींदार खरीद लेते थे। ठीक है, बहुत लो प्राइस पे, क्योंकि इसको कोई नहीं खरीद रहा और जो बिड कर रहे हैं वो पैसे नहीं दे रहे, तो इसलिए अगेन जो है लैंड घूम फिर के किसके पास चला गया? जमींदार के पास ही चला गया। तो जमींदार को अपनी लैंड मिल जाती थी। और ये आप देखोगे, अगर जितने भी सेल्स होते थे उसमें 15% जो भी थे ना वो सारे फेक ही होते थे, इनके ही लोग होते थे, इनके ही एजेंट होते थे, जो ऐसे घुमाते रहते थे चीजों को। ठीक है, इतना समझ आया। थर्ड ये था कि बेनामी। ठीक है, बेनामी मीन्स फेक नेम से वो जो है बिड करते थे, जो इसके अंडर आप इंक्लूड करोगे। ठीक है, तो मैं 2 का पार्ट 2 लिख देती हूँ। ठीक है, सो आप इसके अंडर इस बेनामी को भी इंक्लूड कर सकते हो। व्हाट इज बेनामी, वो चीज आप लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट में आप ये लिख सकते हो कि जो भी खरीदने आते थे ना वहां पे, जैसे कोई भी मान लो कोई भी एजेंट आ गया खरीदने, जो आउटसाइडर है और आ गया, तो उनके ऊपर वो उनको वो लेने नहीं देते थे वो लैंड। उन्होंने खरीद लिया बट उनको वो लैंड लेने नहीं देते थे, उनको भगा देते थे। कैसे? लठैल्स होते थे कुछ जो लाठी लेके आते थे और उनको भगा देते थे, डरा के भगा देते थे। और कभी कभी तो कुछ जोतेदार भी जो है इनको उनसे उनको फेवर करते थे। ठीक है, तो जोतेदार भी है समटाइम, उनको फेवर करते थे बिकॉज वो लॉयल थे उनके प्रति। तो मैंने आपको बोला था कि जोतदार उनको बहुत ज्यादा तंग करते थे, उनको अपना काम नहीं करने देते थे, बट कभी कभी कुछ जोतेदार ऐसे भी थे जो उनसे अपनी लॉयल्टी रखते थे, जो उनको मानते थे, तो इसलिए इन जमींदार को हेल्प भी करते थे। तो ये सारी 3-4 पॉइंट्स है जो आप बता सकते हो। अगर बेनामी को आप अलग से बताना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर फोर्थ क्वेश्चन। एंड इससे ना हम ऑलमोस्ट अपना जो चैप्टर है उसको कवर कर चुके हैं। देखो, जोतेदार, जमींदार और वो कैसे परमानेंट सेटलमेंट की भी बात मैंने इतनी बार कर दी इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन आंसर डिस्कशन में। ठीक है, और उसके बाद हमने संथास के बारे में बात की, फिफ्थ रिपोर्ट के बारे में बात किया। सो ऑलमोस्ट हमने चैप्टर कवर ही कर लिया है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, देखो जो
अच्छा है, मतलब आपको आप जो है क्वेश्चन में या फिर आंसर में यूज कर सकते हो इन चीजों को। पॉलिसी ऑफ पेसिफिकेशन क्या है? सो बेसिकली ये एक ब्रिटिश की पॉलिसी थी अगेंस्ट दी पहाड़ियास, ठीक है। सो ये ब्रिटिश की पॉलिसीज थी फॉर पहाड़ियास, जिसमें उन्होंने बोला था कि हम एक तुम्हें एनुअल जो है रेवेन्यू देंगे, या फिर एनुअल आप बोल सकते हो एक पैसा देंगे या फिर अलाउंस देंगे, जिनके बदले जो चीफ थे वहां के, जो उनके पहाड़ियास के जो चीफ थे, उनको अपने मेन को, मीन्स इनके अंडर जो भी लोग थे, इनको रेगुलेट करना है, इनको संभाल के, मतलब इनको कंडक्ट करना है, ठीक है। दे हैव टू कंडक्ट देयर मैन, ठीक है। तो इससे बहुत ज्यादा नाखुश थे लोग। तो ये पे जो इनको ग्रांट ले रहे थे, मीन्स जो ये पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन को एक्सेप्ट कर रहे थे, उनको लोग मार रहे थे या फिर उनको लोग जो है कम्युनिटी से बाहर निकाल रहे थे, ठीक है। और जितने भी पहाड़ियास थे, बेसिकली मोस्ट ऑफ देम इनको लेने से इन्होंने मना कर दिया, और वो और ज्यादा अंदर चले गए हिल्स के, ठीक है। सो दिस इज पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन, जो एक ब्रिटिश की पॉलिसी थी फॉर पहाड़ियास टू गिव देम अलाउंस एनुअली, ताकि वो अपने मैन को कंडक्ट कर सके, ठीक है। दामिनी को मैंने आपको बता ही दिया, दिस इज अ डिमार्केटेड पीस ऑफ लैंड फॉर संथाल्स, जहाँ पे वो अपना कल्टीवेशन करते थे। डिमार्केटेड पीस ऑफ लैंड ये लिख देना फॉर संथाल्स। तो ये 1 मार्क्स में अगर पूछा जाता है, तो ये चीजें आप लिख सकते हो। परमानेंट सेटलमेंट मैंने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर लिया। परमानेंट सेटलमेंट यही है कि देखो, परमानेंट और सेटलमेंट, सो सेटलमेंट से एक परमानेंट रेवेन्यू लेना ही इस परमानेंट सेटलमेंट। और एक सनसेट लॉ था जिसके अंदर ये था, परमानेंट सेटलमेंट के अंदर ही था। देखो, सनसेट लॉ में ये था, सनसेट होने से पहले आपको जो फिक्स रेवेन्यू बोला गया है, वो जमींदार को आके देना पड़ता था। अब जमींदार कहाँ से देंगे फिक्स्ड रेवेन्यू? जमींदार जो अपने स्टेट होते थे, उसमें गांव गांव में जाकर वो क्या करते थे, जो भी पेजेंट होते थे, फार्मर्स होते थे, उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। और जो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो ब्रिटिशर्स ने मांगा है, उनको सनसेट से पहले उनको देना होता था। एंड दिस इज परमानेंट सेटलमेंट। अगर वो नहीं दे पाए तो क्या होता था, उनकी जमीन को ऑक्शन में डाल दिया जाता था, और जिसमें ज्यादातर बेनामी और फेक चीजें होती थी वहां की, ओके। उसके बाद है बुकानन कौन थे? तो फ्रांसिस बुकानन के बारे में अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया, तो आप ये बता सकते हो वो एक फिजिशियन थे, ठीक है। एंड वो बंगाल मेडिकल सर्विस में उन्होंने सर्व किया था। और भी अगर आपको कुछ बताना है तो आप उनके बारे में ये बता देना कि उन्होंने जोतेदार के बारे में अपने सर्वे में बहुत वाइडली उनको डिस्क्राइब किया है। उसके बाद उन्होंने संथाल्स के बारे में बताया है। सो उनके ही सर्वे से, उनके ही डॉक्यूमेंट से हमें बहुत कुछ पता चला है उस टाइम के बारे में, उस टाइम के ब्रिटिश रूल के बारे में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट है, यू कैन राइट मी डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। टिल देन, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे ऐसे और वीडियोज आने वाले हैं। सो टिल देन एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। बाय बाय।